अभी तक गॉस लॉ में क्या पढ़े थे ये देखना। गॉस लॉ से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फाई। और फाई डिफाइंड है कैसे, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस में। इतना में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और फ्लक्स निकालने के लिए ही एक अल्टरनेट मेथड हम लोगों ने क्या लिया है, गॉस लॉ। जो गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो है, सो जो टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस होता है वो कितना होता है, क्यू इनसाइड द सरफेस, और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये है कि आपका गॉस लॉ। जब इस दोनों लॉ को हम लोग मिला देते हैं, फ्लक्स के डेफिनेशन को और गॉस लॉ को हम लोग मिला देते हैं, किस चीज के लिए, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए। और इसमें देखिए आपकी अगर इस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हम लोग सीधे क्या लिखते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस होगा ये कितने के बराबर में होगा, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये किसके लिए, तो ये होना चाहिए किसके लिए, केवल फॉर क्लोज्ड सरफेस। कैसे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं आपको क्या बोला कि हमेशा सवाल में हमको क्लोज सरफेस गिवन नहीं होता है, तो हम इमेजिनरी किसी क्लोज सरफेस का संकल्पना करते हैं और उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस के बारे में जो है सो हम लोग कुछ पॉइंट याद करवाए थे आपको कि ये कैसा सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी सरफेस के बाद ये कैसा सरफेस है, ये हमारे लिए यूजफुल कब होता है, जब कैसा हो, सिमेट्रिक हो। ये बात ध्यान रखना कि गॉस लॉ के संदर्भ में गॉस लॉ हर क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो सिमेट्रिक ना हो। लेकिन यूजफुल केवल तब हो पाता है हमारे लिए जब कैसा सरफेस हो, सिमेट्रिक क्लोज सरफेस हो। और क्लोज सरफेस में भी एक ऐसा सरफेस होना चाहिए, 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम आपको इसमें क्या बोले थे कि गॉसियन सरफेस को मस्ट बी पासेस थ्रू द पॉइंट, मस्ट बी पासेस थ्रू द पॉइंट at which electric field is to be calculated. Electric field is to be calculated. जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से निश्चित रूप से गॉसियन सरफेस को पास करना चाहिए। इस बीच में हमको गॉस लॉ का एप्लीकेशन में या फ्लक्स निकालने में आप देखिए कि लिखा हुआ है वेक्टर डीएस, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते थे, जो आपका एरिया वेक्टर होता है हर जगह हम लोग एलिमेंट के रूप में क्या लिखते हैं, वेक्टर डीएस। इसका डायरेक्शन किधर हम लोग लेते थे, हमेशा कैसा, परपेंडिकुलर और किधर, बाहर के तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रेडियली आउटवर्ड आएगा, और अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है किस चीज का, गॉस लॉ का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आज जो हम लोगों को बात करनी है वो बात करनी है एक ऐसे टॉपिक का जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट, कि एक ऐसा सीट होगा जो इनफाइनाइट सीट होगा और ये चार्ज सीट होगा। तुम लोग बतिया रहा है बीच में, ये पता चल रहा है, और यही डंडा रखा होगा कहीं अगल बगल में, ठीक ना। तो शांत रहो, थोड़ा सा एनर्जी बहुत मुश्किल से निकालना पड़ रहा है आजकल में, एनर्जी से भरे हुए नहीं है, जबरदस्ती निकालने का कोशिश करते हैं।
तो ये एनर्जी व्यर्थ ना जाए, ठीक ना। ये ट्राई कीजिएगा आप लोग। क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को क्या निकालना है, इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखो। अगला जो चैप्टर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हर जगह इस चीज की यूज आएगी। इसीलिए आपको ये ध्यान से देखना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि अगले चैप्टर में जब इसकी काम आएगी तो आपको वहां पर दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रहा है। तो क्या है दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। अब देखना है कि इनफाइनाइट सीट, मैं बार बार आपसे चर्चा करता हूं क्या कि इनफाइनाइट वर्ड का मतलब कभी ये नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज जिसका कोई सीमा नहीं हो, ऐसा का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है। इनफाइनाइट हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप देखिए कि मैं बोलूं आपको क्या कि आप इस बोर्ड को देखिए, तो ये बोर्ड को जब आप वहां से दिख रहे होंगे तो ये आपको एक फाइनाइट लेंथ ब्रेथ का, फाइनाइट डायमेंशन का, फाइनाइट एरिया का एक सीट दिख रहा होगा। लेकिन आप जरा सा देखिए कि अपने उंगली को नजदीक ऐसे देखिए और धीरे 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 नजदीक लाइएगा तो आपको लगेगा क्या कि आपके उंगली का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और उसी प्रकार से जब आप धीरे धीरे नजदीक आते जाएंगे तो आपको लगेगा क्या कि ये बोर्ड का साइज भी क्या होता गया, बड़ा होता गया। और जब नजदीक आते आते एकदम चिपक गए इस बोर्ड पर चिपक जाएंगे तो ये बोर्ड कैसा लगेगा, इनफाइनाइट डायमेंशन का। इस बोर्ड पे कोई एक मक्खी बैठ के इस बोर्ड को देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, इनफाइनाइट डायमेंशन का। इसका मतलब क्या कि किसी भी सीट को जब हम बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं तो उस सीट को हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट सीट के जैसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर किसी भी सीट को हम लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वो सीट कैसा सीट कंसीडर किया जाएगा, इनफाइनाइट सीट के जैसे। बातें मेरी समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए क्या कि अपने पास एक इनफाइनाइट सीट है और इस इनफाइनाइट सीट को मैं मान लेता हूं क्या कि मेरे पास जो इनफाइनाइट सीट है वो इनफाइनाइट सीट कुछ इस तरीके का सीट है, और ये सीट जो है आपका इनफाइनाइट सीट ये यहां से इस तरीके से क्या है कि ये नीचे तक भी इनफाइनाइट तक है और ये ऊपर भी कहां तक स्प्रेड है, इनफाइनाइट तक। इसी सीट को हम लोग क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट सीट। इस सीट पर चार्ज यूनिफॉर्मली रखा हुआ है, और ये जो चार्ज इस पर रखा हुआ है ये हम लोग हमेशा की तरह कैसा कंसीडर करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हर जगह चार्ज कैसा, एक जैसा है। कभी चावल बनाए हुए हो क्या, तो चावल नहीं बनाए हुए हो, सीख लो, काम आएगा। हम तो सीख चुके हैं, ठीक ना, और हमको कभी कभी काम आता भी है, और तुम लोग अपना सोच लो, ठीक ना। आए सीख लियो ना, तो टेस्ट के लिए बुलाओ कभी, ऐसे अलग गधा कहीं के, चिकन मटन बुलाओ तब बुलाओ, ठीक ना, चोखा में नहीं आएंगे। चलो देखो क्या बोले कि एक ये सीट है और सीट पर ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चावल बनाने का बात कर रहे थे, तो चावल का मतलब क्या कि जब चावल को हमको टेस्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक दाना निकाल के उसको टेस्ट करते हैं कि पका है कि नहीं पका है। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि चावल जो है बर्तन में वो हर चावल एक जैसा पका हुआ होगा। इसीलिए हम किसी एक से ही डिसाइड कर लेते हैं क्या कि बाकी चावल भी उतना ही पका हुआ होगा। उसी तरीके से इस सीट में भी हर जगह पर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, एक जैसा चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये सीट क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इसका लेंथ फाइनाइट, तो इस पर चार्ज भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज डेंसिटी हर जगह पर कैसी होगी, एक जैसी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो हमारे पास इस सीट के बारे में केवल एक बात दी हुई है क्या कि इस सीट का जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी कुछ भी दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको दिया हुआ है क्या कि लेट अ चार्ज सीट, एक चार्ज सीट दिया हुआ है ऑफ कैसा,
इनफाइनाइट डायमेंशन। कैसे डायमेंशन का है? इनफाइनाइट डायमेंशन का है। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, हैविंग चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये सीट है, तो सीट में सरफेस पर चार्ज होगा, और जब भी सरफेस पर चार्ज होगा तो हम लोग कैसे चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना? सिग्मा। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है कि इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो है कितना? सिग्मा। अब कहेगा क्या कि इस सीट से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। निश्चित रूप से ये सीट है बोर्ड, और इस बोर्ड से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो तो इस सीट को इनफाइनाइट लगने के लिए ये होना चाहिए कि ये आर डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आपके पास आर पहुंचा देंगे तो फिर ये सीट इनफाइनाइट नहीं रहेगा। इसीलिए आपसे पहले ही डिस्कस कर दिया गया है क्या कि आर वैसा होना चाहिए जिससे ये सीट कैसा बिहेव करे? इनफाइनाइट के जैसे। और इनफाइनाइट होने का मतलब कि जो भी आर डिस्टेंस रहेगा वो सीट के बहुत क्लोज ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां हम लोग डायग्राम में क्लियर दिखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये आर रहेगा वो क्या रहेगा? सीट के बहुत ही करीब रहेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है? सिग्मा। और हम लोगों को निकालना क्या है? तो हम लोगों को निकालना है क्या? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सीट। स्मॉल आर फ्रॉम द सीट, की इस सीट से आर डिस्टेंस के दूरी पर कोई पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट पर हम लोगों को क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। भाई साहब क्लियर कट बात यह है कि हम लोगों को गॉस लॉ का यूज करना है, और गॉस लॉ का यूज करने के लिए सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो क्या होता है? एक गसियन सरफेस का सिलेक्शन करना। और ये गसियन सरफेस का सिलेक्शन करना जो है सो हमारे लिए क्या होगा? थोड़ा सा आनंददायक होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही बोले कि थोड़ा सा लड़का समझ लेता है, टफ होने का बात कर रहे होंगे, ठीक ना? अब ये सीट से कितना डिस्टेंस पर है? सीट से कितना डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। इसी पॉइंट को मान लेते हैं पी, और इसी पॉइंट पी पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सीट से जैसे ही बोले आर डिस्टेंस, तो सीधा बात समझना परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि गसियन सरफेस बनाना है। गसियन सरफेस के लिए जो कुछ प्रमुख बातें हैं अपने पास, वो क्या है कि गसियन सरफेस इमेजिनरी होना चाहिए, क्लोज 3 डायमेंशन होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहां पर भाई पहले तो समझ में आता था कि स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल गसियन सरफेस ले लो, लीनियर बॉडी है तो सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस ले लो। यहां तो किसी क्रम का ही नहीं दिख रहा है। यहां पर कैसा गसियन सरफेस लिया जाए जो सारे कैरेक्टेरिया को फुलफिल भी करे? आप लोग सोच ही नहीं पा रहे होंगे। जरा सा एक बात बताओ कि प्लास्टिक का एक पाइप ले, गोल सा पाइप, प्लास्टिक का एक पानी वाला जो पाइप आता है, और वो पाइप ले और इस सीट के आर पार कर दे, जितना आगे रहे उतना ही पीछे भी रहे, और दोनों तरफ के ढक्कन को बंद कर दें। इमेजिन कर पा रहे हैं? एक इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज्ड भी सरफेस है, क्लोज्ड भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो चारों तरफ से बंद भी है। ये चीज आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इस बोर्ड के जितना आगे है उतना ही पीछे है, तो सिमेट्रिक भी है कि नहीं है? सिमेट्रिक भी है। और अगर ये आर डिस्टेंस जो है आगे रहे तो पॉइंट पी से भी पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? हम सिलिंड्रिकल के अलावा क्यूबॉइड के जैसा भी ले सकते हैं पाइप, कि पाइप कैसा हो? क्यूबॉइड के शेप का हो। ऐसे लगाएं कि जितना आगे रहे उतना ही किधर चला जाए? क्लोज भी रहेगा, सिमेट्रिक भी रहेगा, उस पॉइंट से भी पास करेगा जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो हम यहां पर गसियन सरफेस में क्यूबॉइडिकल भी मान सकते हैं और सिलिंड्रिकल भी मान सकते हैं,
लेकिन देखो कि जब भी सरफेस बढ़ता है, हम लोग सिलिंड्रिकल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते थे तो एक ही सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना पड़ता था। सिलिंड्रिकल मानते थे तो 2 फ्लैट सरफेस, एक कर्व सरफेस, 3 सरफेस के कारण। अब अगर क्यूबॉइड के जैसा हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे तो क्यूबॉइड में 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस के कारण अलग अलग फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो जितना सरफेस बढ़ेगा उतना काम बढ़ता चला जाएगा। अपना काम ऐसा होना चाहिए कि हम क्या करें, मिनिमाइज कर पाए। तो सिलिंड्रिकल मानेंगे तो 3 ही सरफेस होगा, 2 फ्लैट एक कर्व, और क्यूबॉइडिकल मानेंगे तो 6 सरफेस हो जाएगा। तो कैसा गॉसियन सरफेस मानना आसान रहेगा, सिलिंड्रिकल। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या रहेगा भाई, इस बोर्ड से इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा क्या कि ये गॉसियन सरफेस जो है सो आपका कैसा रहे, तो चारों तरफ से बंद रहे। ये बोर्ड के आगे सिलिंड्रिकल है, यहां पर भी मान लो ये बोर्ड के आगे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। और यही सिलेंडर जो है सो बोर्ड के पीछे भी उतना डिस्टेंस पर रहे। तो बोर्ड के पीछे उतना डिस्टेंस पर रखने के लिए हमको इसको कैसे करना होगा, कुछ इस तरीके का मान लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से ले आएंगे। और आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सिलेंडर बोर्ड के जितना आगे है उतना ही बोर्ड के पीछे भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि अगर हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी कितना मान के चलना होगा हमको, ये डिस्टेंस भी कितना r, ये जितना आगे है r डिस्टेंस उतना ही r डिस्टेंस पीछे भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस गॉसियन सरफेस के बारे में जरा सा आप इमेजिन करिए कि हम मान लेते हैं क्या कि ये जो यहां का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या कि इस गॉसियन सरफेस का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस एरिया का वैल्यू है कितना, a। कोई दिक्कत है आपको? इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक इमेजिनरी सरफेस है, चारों तरफ से बंद भी है, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी है, जितना आगे उतना ही पीछे, और उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब गॉसियन सरफेस के पूरा कैरेक्टेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। इसमें 3 सरफेस है, एक इधर का फ्लैट सरफेस, एक इधर का फ्लैट सरफेस और एक बीच का क्या, कर्व सरफेस। इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं कोई दिक्कत है। तो हम लोगों ने किया क्या है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, कैसा कि लेट अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने माना है। और ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है सो उसका लेंथ है कितना, हैविंग लेंथ, इसका लेंथ है कितना भाई, तो सीट के आगे r डिस्टेंस और सीट के पीछे भी कितना r डिस्टेंस। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोगों ने माना है कितना, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना माना है, ए इज सिमेट्रिक अबाउट सीट, कि ये सीट के अबाउट जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक भी है अपने पास। और ये है क्या, अपना गॉसियन सरफेस का एक एजम्पशन कि हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस माना जो गॉसियन सरफेस सीट के अबाउट सिमेट्रिक भी है। इसका लेंथ है कितना, तो यहां से यहां तक r और यहां से पीछे भी कितना, टोटल लेंथ कितना हो गया, 2r, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना। कोई दिक्कत है क्या? इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि 3 सरफेस है अपने पास और तीनों सरफेस के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो पहला सरफेस जो मैं मानता हूं, वो पहला सरफेस मैं मानता हूं इस वाले फ्लैट सरफेस को। बात समझ में आ रहा है? और इस वाले फ्लैट सरफेस पर अगर हम छोटा सा भैया एरिया वेक्टर ds लेंगे, तो ds का एरिया के बारे में मैंने आपको हमेशा ही सिखाया है क्या कि एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। तो परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ। ये हो गया कि आपका एरिया वेक्टर कितना, ds। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सीट देखो, ये कैसा सीट है, पॉजिटिव चार्ज सीट है। और ये जब पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज।
अवे फ्रॉम द चार्ज जब बनेगा भाई, तो इसके कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का। और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या बोल रहे हैं जी? इस सरफेस को जीरो लिख सकते, काहे जीरो लिख सकते थे? हाँ, तो फ्लैट सरफेस के कारण जीरो लिखते थे। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तब जीरो लिखते थे। तो जब बीच में रहता था चार्ज, दिमाग है कि एकदम पूरा बेच के खा गया है। थोड़ा थोड़ा रखा करो, काम आएगा। कुछ दिमाग बीवी के खाने के लिए भी रहने दो, सब मेरा ही खा जाओगे। चलो देखो, यहां पर अगर सरफेस लेते थे ऊपर में, तो एरिया वेक्टर किधर जाता था, ऊपर के तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। ई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, तो थीटा बराबर कितना होता था, 90 डिग्री। तब फ्लक्स जीरो लिखते थे कि रट लिया फ्लैट सरफेस के कारण फ्लक्स जीरो। ऐसा नहीं मैंने बोला था, मैंने बोला था कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तब फ्लक्स जीरो होगा। वो बात मैंने नहीं बोला था कि फ्लैट सरफेस है तो जीरो लिख देंगे सीधे। बात समझ में आया कि नहीं आया? हर कंडीशन का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, ठीक ना। चलिए, यहां पर बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थीटा कितना है, 0 डिग्री। और इस सरफेस के कारण अगर हम लोग फ्लक्स का बात करेंगे तो मान लेते हैं क्या कि लेट द फ्लक्स थ्रू, लेट द फ्लक्स अक्रॉस द फर्स्ट फ्लैट सरफेस, कि जो आपका फर्स्ट फ्लैट सरफेस है उसके कारण जो फ्लक्स है वो कितना है। इस फ्लक्स को हम लोग कितना मान लेते हैं, φ1। तब भाई साहब φ1 को कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन कितना, E डॉट कितना ds। और इसी E डॉट ds को हम लोग कितना लिखते हैं, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। थीटा के जगह पर कितना है, 0 डिग्री, तो E ds कितना लिखेंगे, cos 0 डिग्री। और फाइनली जो आपका φ1 आएगा वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E ds के बराबर में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या कि जो फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस का अगर बात करें, या फिर सेकंड फ्लैट सरफेस का अगर हम लोग बात करें, तो फ्लक्स ड्यू टू अगर इस फर्स्ट के जगह पर सेकंड फ्लैट सरफेस कर देंगे तो आप देखिए कि क्या होगा। जो इस फर्स्ट फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड फ्लैट सरफेस के कारण अगर निकालेंगे, और इस सेकंड फ्लैट सरफेस के कारण हम लोग फ्लक्स को क्या मान लें, फ्लक्स को हम लोग मान लें क्या थोड़ा देर के लिए कि ये अब φ1 नहीं कितना है, φ2। तो आप देखिए कि सेकंड फ्लैट सरफेस कौन सा है, ये वाला। यहां पर अगर हम छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर जाएगा, परपेंडिकुलर, और किधर, बाहर की तरफ। ये हो गया क्या आपका वेक्टर ds। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किधर, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन। और आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर ds है दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तब जो हम लोग यहां पर फ्लक्स φ2 लिखेंगे, ये φ2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन फिर से E डॉट ds, और E डॉट ds के जगह पर फिर से हम कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन E ds कितना, cos थीटा। थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, E ds cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो φ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन कितना, E ds। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तीसरा कर्व सरफेस है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट φ3 इज द फ्लक्स अक्रॉस कर्व्ड सरफेस, कि जो आपका कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, φ3। तो भाई अगर φ3 लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, फिर से इंटीग्रेशन E डॉट कितना ds। और जरा सा ध्यान से देखना कि अगर ये कर्व सरफेस है
तो कर्व सरफेस पर अगर हम कहीं भी एरिया वेक्टर कंसीडर करें, एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे मान लो यहीं पर, तो ये एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये एरिया वेक्टर होगा आपका कैसा, परपेंडिकुलर और किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये हो गया कि आपका वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज। इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आप ऐसे समझ सकते हैं क्या कि मान लीजिए क्या कि ये डंडा है, और आप देखेंगे कि ये डंडा जो है सो इस सीट के आर पार जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम यहां पर एरिया वेक्टर मानेंगे तो कैसे, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे डंडा के लॉन्ग, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री। अब जब यहां थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो यहां पर कर्व सरफेस के कारण फिर से हम लोग कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई ds कॉस थीटा के बराबर में, थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, ई ds कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा 0, तो फाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर टोटल फ्लक्स का बात करें, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स अगर लिखेंगे फाई टोटल, तो स्केलर क्वांटिटी है, क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे। फाई 1 का वैल्यू कितना आया है, फाई 2 का वैल्यू कितना आया है, और फाई 3 का वैल्यू कितना आया है। मतलब कर्व सरफेस के कारण 0 और दोनों फ्लैट सरफेस के कारण फ्लक्स हुआ है। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका फाई टोटल आएगा वो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कितना, ई ds के बराबर में आएगा। और इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 1। ये अभी हमने क्या निकाला है, टोटल फ्लक्स निकाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने बातों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सरफेस में देखिए कि अगर यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो यहां का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, और यहां का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कर्व सरफेस के कारण 90 डिग्री बन गया, फ्लक्स 0 हो गया। तो जो भी फ्लक्स है या तो इस फ्लैट सरफेस के कारण या तो इस पर अगर हम सारे ds को जोड़ेंगे तो एरिया कितना बनेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके बराबर में हो जाएगा, a के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि आगे बात को बढ़ाते हैं, और आगे बात को बढ़ाते हैं भाई कहां पर, तो गॉस लॉ के तरफ। अब गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि जो अपना गॉस लॉ है ये कहता है क्या कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो फॉर एनी क्लोज सरफेस जो आपका फाई टोटल होता है, ये फाई टोटल कितना होता है, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। और इस इक्वेशन को आप थोड़ा देर के लिए क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 माने। और आप अगर देखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में देखो क्या कह रहा है, फाई टोटल क्या कह रहा है, 2 टाइम्स ds के बराबर में है। और यहां पर ध्यान से देखोगे तो फाई टोटल कितना कह रहा है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ई ds जो हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, क्यू इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है। अब ध्यान देखिएगा कि डायग्राम में आप देखिए कि सरफेस के आगे जितना दूर पर पॉइंट P है, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सरफेस के पीछे उतना ही दूर पर दूसरा सरफेस है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब दोनों फ्लैट सरफेस जो है गसियन सरफेस का, वो चार्ज से एक जितना आगे है दूसरा उतना ही पीछे है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब दोनों फ्लैट सरफेस के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो दोनों फ्लैट सरफेस है मेरे भाई, हम लोग लिखेंगे क्या कि बोथ फ्लैट सरफेस ऑफ गसियन सरफेस, फ्लैट सरफेस ऑफ गसियन सरफेस के, इस गसियन सरफेस का जो दोनों फ्लैट सरफेस है वो आर क्या है, इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट है किस चीज से, तो फ्रॉम द
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, एक जैसा डिस्टेंस रख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज कांस्टेंट एट बोथ फ्लैट सरफेस, कि दोनों फ्लैट सरफेस पर जो है सो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ds है वो फ्लैट सरफेस के लिए ही है, कर्व सरफेस वाला तो गया 0, तो कर्व सरफेस से हमको कोई लेना देना। अब दोनों फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है कितना हो जाएगा, 2a इंटीग्रेशन ds इक्वल टू कितना, q इनसाइड और बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना कि इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा देर के लिए मान ले कोई एक इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन नहीं ना माने थे अभी, इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब देखो कि इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर हमको ds इंटीग्रेशन का वैल्यू पता चल जाए, अगर हमको q इनसाइड का वैल्यू पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ds जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस के बराबर में। क्यों कि कर्व सरफेस का ds तो गया 0 हो गया, फ्लक्स ही नहीं है तो फील्ड क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्लैट सरफेस के कारण फील्ड हो रहा है। तो ये जो अपना ds बचा है वो कौन सा ds, ये जो अपना ds बचा हुआ है वो फ्लैट सरफेस वाला ds है ये। और इस फ्लैट सरफेस पर हम कितना ds काट सकते हैं, बहुत सारा, और सारे ds को जब हम जोड़ देंगे तो पूरा ढक्कन बन जाएगा। और पूरा ढक्कन का एरिया है कितना, तो इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या कि सारे ds को जोड़े तो पूरा फ्लैट सरफेस बन गया। और फ्लैट सरफेस का एरिया है कितना भाई, फ्लैट सरफेस का एरिया है कितना, a के बराबर में। अब सवाल उठता है क्या, q इनसाइड के कितने के बराबर में होगा, q इनसाइड निकालने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि जो q इनसाइड होगा, इस चीज को समझने के लिए आप आइए थोड़ा सा डायग्राम पे, मान लीजिए क्या कि ये मिट्टी का बना हुआ सरफेस है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम एक पाइप लेके आए जो खुला हुआ पाइप है, और पाइप से उस पर धड़ाम से मारेंगे तो कितना दूर का मिट्टी कटेगा, जितना पाइप का एरिया होगा उतना दूर का मिट्टी कटेगा। तो ये जो पाइप आर पार किया है, तो इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज होगा, जो चार्ज ए एरिया पर होगा वही चार्ज तो सरफेस के इनसाइड में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि इस वाले सरफेस एरिया में ये जो आपको चार्ज होगा, ये चार्ज होगा कौन सा, ये जो चार्ज होगा इसी चार्ज को आप क्या बोलेंगे, क्यू इनसाइड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सरफेस के अंदर में कितना चार्ज, जो चार्ज ए एरिया में प्रेजेंट होगा वही चार्ज क्या होगा, सरफेस के अंदर में होगा। पाइप आर पार किया है तो इसको कितना दूर में काटा होगा, ए एरिया में काटा होगा। और ए एरिया में जितना चार्ज होगा वही चार्ज क्यू इनसाइड का काम करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि यहां से हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे किस चीज का, तो डेफिनेशन लगाएंगे किस चीज का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ किस चीज का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन से अगर देखना चाहेंगे आप, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या कहता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज आपका कितना है भाई साहब, तो चार्ज है आपका कितना, क्यू इनसाइड कितने एरिया पे, एरिया पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से अगर ए को इधर लेके आइएगा, तो ए को इधर लेके जब आप आ जाइएगा तो आपको क्यू इनसाइड निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कितना निकलेगा, क्यू इनसाइड का वैल्यू सिग्मा इंटू ए के बराबर में। हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, हमको सिग्मा का वैल्यू पता है, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ds एंड क्यू इनसाइड किसमें, एंड क्यू इनसाइड इन इक्वेशन 3 में। जब इक्वेशन 3 में आप पुट करेंगे
तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2E A इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको जानकारी में हो तो आपको दिख रहा होगा कि इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम गसियन सरफेस अपने मन से लिए थे ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये हम कितना भी छोटा ले या कितना भी बड़ा ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम अपने मन से ले सकते हैं। और हम अपने मन से ले सकते हैं तो यहां से आपको दिखेगा कि 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और जब 2 को आप भेज देंगे तो ए इक्वल टू सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। किसके कारण, इनफाइनाइट सीट के कारण। आप हमेशा ही याद रखिएगा कि पॉजिटिव सीट तो अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव सीट तो टुवर्ड्स द चार्ज। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग, ये आप याद रखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। अब इस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन छोटा छोटा देख लेते हैं। एक आध छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। और देखना कि दिया हुआ क्या है तुम्हारे पास। दिया हुआ रहेगा क्या कि तुम्हारे पास सीट है, 2 सीट है चार्ज का। मान लो एक सीट कुछ इस तरीके से और एक दूसरा सीट जो है आपके पास वो भी सेम टू सेम आइडेंटिकल ऐसा ही सीट मान लेते हैं। दोनों इनफाइनाइट सीट है, दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रखा हुआ है। और इस पर क्या कह रहा है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। एक पर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और दूसरे पर आपको क्या कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज भरा हुआ रहेगा। और नेगेटिव चार्ज भरा हुआ रहेगा भाई, तो कह रहा है क्या कि दोनों का जो है सो चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है। इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसका भी चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। तो आपको कहेगा कि 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है आपका यहां पर पॉइंट ए, एक पॉइंट है दोनों के बीच में जिसका नाम है पॉइंट बी, और एक पॉइंट है यहां पर जिसका नाम है पॉइंट सी। आपको कहेगा क्या कि फाइंड ई नेट एट ए बी एंड सी। तीनों पॉइंट पर आप अलग अलग बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अच्छा ये भी बात देखना ध्यान से कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आर डिस्टेंस से भी कोई लेना देना, आर बस उतना होना चाहिए जितना में ये सीट कैसा लगना लगे, इनफाइनाइट लगने लगे। बाकी आर का और कोई काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीधे सीधे इस पॉइंट को याद रखना है क्या कि इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना कि इस सीट को 3 डायमेंशनल यहां पर बनाए तो थोड़ा सा लग रहा है अजीब किस्म का। इस सीट को हम मान लेते हैं क्या कि एक सीट है अपना ऐसा और जो दूसरा सीट है अपना ये कैसा, ऐसा। पहले सीट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे सीट पर आपका कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरे सीट पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इसका भी चार्ज डेंसिटी कितना, पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, और पॉइंट सी कहां पर है, यहां पर। ए बी और सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान देना, इसका नाम हम रख लेते हैं पहला सीट और इसका हम नाम रख लेते हैं दूसरा सीट। पॉजिटिव सीट है कि नहीं, तो इस पॉइंट ए पर ये वाला सीट भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा देर के लिए क्या बोल देते हैं, E1। और ध्यान देना कि जो E1 बराबर होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट सीट है, कितना होगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस पॉइंट ए पर ये वाला सीट भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, टुवर्ड्स द चार्ज। और इस चार्ज को हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल देंगे, E2। और ध्यान से देखना कि दूसरा सीट भी तो इनफाइनाइट ही है तो ये भी कितना, सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। E1 E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो हम लोग E नेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, E1 माइनस E2 दोनों बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में, कैंसिल कर देगा। कितना बचेगा, सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ जाएगा,
लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहती तो जीरो आती क्या? नहीं आती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बीच में देखो, बीच में देखो कि ये है पॉजिटिव चार्ज का सीट, बी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? E1। और ये है नेगेटिव चार्ज, ये बनाएगी टुवार्ड्स द चार्ज, जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? E2 रखेंगे। और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या करेंगे? सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटेगा कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं? इस पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज E1 और नेगेटिव के कारण टुवार्ड्स द चार्ज E2। E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिए, काम हो गया। E1 E2 अपने पास है। सी पॉइंट पे देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज E1 और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवार्ड्स द चार्ज कैसा? E2। E1 E2 दोनों बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में, सीधे लिख दोगे EC कितना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसानी से सवाल बनता है जो। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए और सवाल बनाना चाहिए। E एट A आ गया कितना? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट B आ गया कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और एट C आ गया कितना? 0। कैसे आया? बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर इस दोनों को पॉजिटिव प्लेट कर देते तो बीच में 0 होता, दोनों तरफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता। घर से बना के लाना, ठीक ना? घर से बना के लाना। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि होमवर्क में है, इफ बोथ प्लेट्स आर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब क्वेश्चन आपको सेम सॉल्व करके लाना है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहां पर हो गया समाप्त। कल मंगलवार है, दिन भी अच्छा है। हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। और उस नए चैप्टर को शुरू करने के लिए 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स की हमको जरूरत पड़ेगी। कल मैं वो टॉपिक आपको पहले पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा कि वर्क डन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसमें क्या रिलेशन होते हैं। इन चीजों पर हम लोग पहले कल के पूरे क्लास में 11th का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग 12th वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि इन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? काफी आज के लिए, चलिए पढ़ के आइएगा।